नमस्कार। प्रयास की टास्क आधारित टेस्ट सीरीज के 13वें टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि टास्क आधारित टेस्ट सीरीज है, उसके पेपर लगातार हो रहे हैं और आपका बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स भी आ रहा है। तो 13 नंबर का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न है उनको एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एनईपी 2020 के अनुसार गठित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, तो देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के बारे में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो स्थापित किया गया है, जिसको अपन ने परख नाम दिया है, परख नाम है इसका। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है PARKH, परख। ये जो परख है इसके बारे में लिखा है कि इसकी स्थापना 8 फरवरी 2023 को हुई। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आयोजन, यानी इस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र ने एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन करवाया था और ये आयोजन 4 दिसंबर 2024 को पूरे देश के स्कूलों के अंदर चुनिंदा स्कूल थे उनमें करवाया गया था। और इस सर्वेक्षण के आधार पर ही आपको पता होगा कि पूरे देश में स्कूलों की जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसका निर्धारण करने के लिए स्कूलों को ग्रेडिंग देने का डिसीजन किया गया था। तो ये 4 दिसंबर 2024 को जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है उसका आयोजन भी हुआ था। एकदम सही बात है। दूसरी भी। तीसरा लिखा है कि परख का जो मुख्य कार्य है, मूल्यांकन केंद्र का जो मुख्य कार्य है वो पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का निर्धारण करना है। ये बात लिखी है। आप सब जानते हो कैरिकुलम को डिसाइड करने का काम एनसीईआरटी का है पूरे देश के लिए। राजस्थान में आरएससीईआरटी उदयपुर का है। इसलिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो स्थापित हुआ है उसका मेन काम है वो पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका जो मुख्य कार्य है वो है बोर्ड परीक्षाओं के लिए मानक और मापदंडों का निर्धारण करना। तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो मानक मापदंडों का निर्धारण करना, ये इसका मेन काम है। यानी मूल्यांकन संबंधी जो मापदंड है ना वो तय करना है। इसलिए इसका जो कार्य है 3 नंबर ये गलत है। इसलिए जो सही जवाब होगा केवल 1 और 2। तो इसमें सही जवाब है सी। तो आप लोग अपना लगातार जवाब देते रहें। देखिए सी है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बहुत सारे लोगों का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हाँ जी, एनईपी 2020 के अनुसार राज्य में 3 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों हेतु स्कूल शिक्षा के नवीन ढांचे के अनुसार SCFSE का निर्धारण किया गया है। देखो पहले बात तो ये समझिए कि SCFSE इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। यानी अपने राजस्थान में ये स्टेट करिकुलम, राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा है किसके लिए? स्कूल शिक्षा के लिए। तो राजस्थान में 2023 में 3 से लेकर 18 वर्ष का जो नया शिक्षा का ढांचा आया है, इस ढांचे के अनुसार 2023 में SCFSE का निर्माण, पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण राज्य में करने वाली संस्था का नाम लिखना है। तो आपके सामने देखिए एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी तो आपको पता है NCFSE का निर्माण किया था। इसका किया था राज्य स्तर पर इसका निर्माण। तो एनसीईआरटी तो क्या है कि NCFSE का करती है। तो राजस्थान में SCFSE है, इसका निर्धारण किया था RSCERT उदयपुर द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें सी। सी इसका एकदम सही जवाब है। और आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं अपन। एनईपी 2020 8 नंबर क्वेश्चन है। एनईपी 2020 के अनुसार राज्य में RSCERT उदयपुर द्वारा कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए जीवन कौशल की शिक्षा के लिए एक पुस्तक तैयार की गई है। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। उस समय आपसे 9 से 12 के लिए पूछा था, तो यहां पूछा है 6 से लेकर 8 के लिए। यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जीवन कौशल की शिक्षा के लिए इन 3 में से कौन सी पुस्तक है वो तैयार करी है RSCERT उदयपुर ने। तो इसका सही जवाब होगा बी, उद्भव। जबकि 9 से 12 तक के बच्चों के लिए उत्थान नामक पुस्तक भी तैयार की गई है।
ठीक है, तो ये जीवन कौशल से संबंधित 21वीं सदी के अंदर जो जीवन कौशल संबंधी चुनौतियां हैं उन सब कुछ से निपटने के लिए RSCRT ने उत्थान और उद्भव नाम की 2 किताबें करी हैं। ये किताब तो 9 से 12 के लिए है और ये 6 से लेकर 8 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में अगला प्रश्न देखिए। NEP 2020 के 5 आधारभूत तत्वों में असंगत समूह का चयन करें। अब देखिए NEP 2020 है ना, इसके आधारभूत तत्व हैं 5, जिनको अपन बोलते हैं 5 आधारभूत स्तंभ या 5 पिलर ऑफ NEP 2020। 5 आधार स्तंभ। तो 5 आधार स्तंभ में भागीदारी भी है। क्या असंगत समूह छांटना है अपने को? उन 5 में से 3-3 दे रखे हैं, लेकिन एक गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। तो भागीदारी यानी इक्विटी है, जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी है, किफायती अफोर्डेबिलिटी है, बिल्कुल सही है, गुणवत्ता क्वालिटी है, भागीदारी इक्विटी आ गई, जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी आ गई, ये भी सही है। सब तक पहुंच, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सेस, भागीदारी, इक्विटी, किफायती, अफोर्डेबिलिटी। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसके बारे में भागीदारी ये है, कुशलता और बहुभाषावाद, ये 5 पिलर्स में नहीं है। अब 5 पिलर्स में देखो, नंबर 1 भागीदारी, नंबर 2 जवाबदेहिता, नंबर 3 किफायती होना, नंबर 4 गुणवत्ता होना और नंबर 5 सब तक पहुंच। इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड एक्सेस, ये 5 पिलर ऑफ NEP 2020 यानी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके 5 आधारभूत स्तंभ हैं। उनमें से 5 में से असंगत समूह का था, तो डी इसका असंगत समूह है, क्योंकि इसमें से केवल एक ही चीज है, बाकी 2 हैं। हाँ, बहुभाषावाद है, इसके सिद्धांतों में शामिल है, लेकिन 5 स्तंभों में शामिल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। NEP 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा के नवीन 4 चरणीय ढांचे के बारे में, क्योंकि 4 स्तरों वाली 4 चरणीय ढांचा आप सब जानते हो, 5+3+3+4, ये है 5 और 3 8 9 10 11 11 8 4 15। टोटल कितने साल की शिक्षा है? 15 वर्ष की। 4 चरणों में कुल शिक्षा की समय अवधि 15 वर्ष है, बिल्कुल सही है। असंगत का चयन करना है भाई। विषय आधारित पाठ्यक्रम तीसरे चरण में, बिल्कुल तीसरे चरण में सब्जेक्ट आधारित शिक्षण कराया जाएगा। सी, विषय विकल्प चयन की आजादी चौथे चरण में, बिल्कुल सेकेंडरी स्टेज जो है उसके अंदर सब्जेक्ट चयन है, उसकी आजादी होगी, यह भी सही है। बाल वाटिका नामक कक्षा दूसरे चरण में, दूसरे में नहीं है भैया, ये पहले चरण में है। 4 चरणों में जो पहला चरण है ना, ये जो 5, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। पहले में नर्सरी से लेकर और नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। ये जो UKG वाली क्लास है ना, फर्स्ट से और LKG के बाद में 1 साल की ये क्लास है, इसी क्लास को बाल वाटिका कक्षा, इसलिए पहले चरण में इसमें दे रखा है दूसरे चरण में, तो गलत हो जाएगा, डी, असंगत डी है। ठीक है, और देखो इसके बाद में कक्षा 3, 4 और 5 आ गई दूसरे चरण में। तीसरे चरण के अंदर कक्षा 6, 7 और 8 आ गई, और चौथे चरण में 9, 10, 11 और 12 आ गए। तो डी इसका एकदम सही जवाब है। आप सभी का जवाब भी लगातार देते रहे, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, 21, पढ़िए प्रश्न को। NEP 2020 के अनुसार कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत पूछता है। बस्ता मुक्त दिवस की न्यूनतम संख्या 10, कि एक साल में एक सेशन में कम से कम 10 नो बैग डे या बैगलेस डे होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की न्यूनतम 10 दिवस होना चाहिए, यानी जो टीचर ट्रेनिंग है ना, जो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कम से कम 10 दिन होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा दिया है शिक्षा बजट की राशि GDP का 6% होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और चौथा है बस्ते का वजन बच्चे खुद, जो सीमा बच्चे के वजन का जो 10% है उससे ज्यादा नहीं होनी, यानी बच्चे में जितना वजन है ना
उसका 10% से ज्यादा वजन है वो बस्ते में नहीं होना चाहिए। ये बात यहां पर बताइए। तो देखो यहां जो बातें दी हैं, बताइए आपके हिसाब से कौन सा सही आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों का आ रहा है बी, बिल्कुल बी सही जवाब है। बैगलेस डे 10 होंगे न्यूनतम, सही है। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, सही है। और बस्ते का वजन बच्चे के वजन से 10% से ज्यादा नहीं होना, ये भी सही है। लेकिन सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण न्यूनतम 10 दिवस वाली बात है, ये गलत है। तो फिर सही क्या है इसमें, कितने दिन, दिन है या घंटे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कम से कम 50 घंटे एक सेशन में टीचर्स को जो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं उनको 50 घंटे की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद में अगला प्रश्न 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, आपके सामने लिखे हैं। पहला है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता, इसको बोलते हैं FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का मतलब है कि 3 से लेकर जो 9 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सब बच्चों को किताब पढ़ना, लिखना, सामान्य, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, गणना आनी चाहिए। इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। बहुभाषावाद को बढ़ावा, NEP 2020 कहती है कि भाषा केवल माध्यम है, इसलिए कक्षा कक्ष में बहुभाषा वातावरण तैयार होना चाहिए। केवल जरूरी नहीं कि अपन जिस माध्यम से अपन चला रहे हैं उसी में पढ़ाएं। मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, अन्य भाषा में, जितनी ज्यादा अपन भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे सीखना उतना ही सरल होगा, उतना ही प्रभावी होगा। इसलिए बहुभाषावाद को भी बढ़ावा दिया गया है। दोनों बातें सही हैं। लचीलापन एवं विकल्प, बिल्कुल ये जो NEP 2020 है ना, इसके अंदर स्कूल एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाने की और वैकल्पिक बनाने की, जैसे बोर्ड परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करी है। ठीक है, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक 10वीं क्लास के अंदर जैसे बोर्ड परीक्षा एक पहले हो जाएगी, फिर एक वैकल्पिक दोबारा होगी जिसमें अंक सुधार कर सकता है बच्चा। ऐसे ही विषय चयन करने के लिए भी आपको पता है कि अब अपन साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी में से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इस प्रकार की आज़ादी भी इसके अंदर मिलने वाले। तो तीनों चीजें आ गई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। तो डी इसका एकदम सही जवाब है। बिल्कुल आप सभी का जवाब सही आ रहा है, डी सही जवाब आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों के गृह कार्य, होमवर्क के बारे में क्या कहा गया है इसमें। तो होमवर्क के बारे में देखो, पहली बात लिखी है कि नर्सरी से लेकर कक्षा नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड तक गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। पहली बात कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कक्षा 3 से 5 तक अधिकतम 2 घंटे प्रति सप्ताह है। तीसरी से 5वीं वाले बच्चों को 2 घंटे प्रति सप्ताह अधिकतम होमवर्क मिलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये दोनों बातें सही हैं और फिर कह रहा है कि दोनों ही बात गलत है। तो बोलो आप में से कौन सी सही है। आपका जवाब आ जाना चाहिए तुरंत। केवल एक ही है, ए है या बी है। तो ज्यादातर लोगों का आ रहा है कि सी सही जवाब है। उपरोक्त दोनों सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। सी इसका सही जवाब। आगे आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है। आ जाओ जी। हिंदी में लिख रखा है, वैसे इंग्लिश में भी आपके आया था। मूलभूत चरण, उच्चतर चरण। मूलभूत तो सही है, ये तो फाउंडेशनल स्टेज हो गई। लेकिन दूसरा है ना उच्चतर, ये 4 नंबर पर आता है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। प्रारंभिक चरण, फिर मूलभूत चरण, फिर मध्य चरण और फिर माध्यमिक चरण। माध्यमिक चरण लास्ट में है, लेकिन यहां भी गड़बड़ करती है क्योंकि मूलभूत प्रारंभिक से पहले आएगा, इसलिए दूसरा भी गलत है। मूलभूत चरण, मध्य चरण, प्रारंभिक चरण वो आगे गलत चला गया, उसको सेकंड नंबर पर आना चाहिए था। और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला फाउंडेशनल स्टेज, आप सब जानते हैं इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। कितने साल की, नर्सरी से लेकर और सेकंड क्लास तक की, 5 साल की हो गई। इसके बाद में प्रीपेरेटरी स्टेज। प्रीपेरेटरी स्टेज है वो 3 वर्ष की है, जिसमें तीसरी से लेकर 5वीं तक की क्लास आ गई। इसके बाद में मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज है वो 6ठी से लेकर 8वीं तक की आ गई। ठीक है, और उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज, ये 9 से लेकर 12 तक 4 साल की आ गई। तो ये 5 + 3 + 3 + 4 इस प्रकार से 15 साल का जो 4 चरणीय ढांचा है उसको डेवलप किया गया। सही जवाब हो गया डी। आगे आ जाइए। 38 नंबर, NEP 2020 को मजबूती से लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई
स्टार्स योजना, स्टार्स योजना के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। 6 राज्यों के अंदर स्टार्स योजना चालू की गई है। इस योजना का 5 साल का मकसद यही था शुरू में कि एनईपी 2020 को इन राज्यों के अंदर, ठीक है ना, प्रभावी ढंग से लागू की जाए। और इसके लिए ये जो स्टार्स है, इसका जो सही फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए। स्कूल टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, और स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स फॉर स्टेट। तो देखो ये जो डी और बी में से एक सही है, तो आप बता दीजिए कौन सा सही है। डी और बी में से देखो लास्ट में तो सही जो आ रहा है ना वो यही है, रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट सही जवाब हो जाएगा बी। आगे चलिएगा नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस संस्था का प्रावधान किया गया है? भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, बिल्कुल, जिसके अंदर 4 प्रकार की परिषद बनाकर, और आपको बताया था कि यूजीसी को, ठीक है ना, यूजीसी एनसीटी इन संस्थाओं को समाप्त करके और इसके स्थान पर एक नई संस्था लाई जा रही है जिसमें 4 परिषद होगी और ये अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न कर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का प्रोविजन कर ही दिया, पहले मानव संसाधन मंत्रालय था तो ये भी इसी की देन है। और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसकी स्थापना, तो सही जवाब हो जाएगा डी। तीनों प्रकार की संस्थाओं का प्रोविजन एनईपी 2020 में किया गया है। अगली बात आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 भाग और 27 अध्याय हैं, एकदम सही है। 50 में हो जाएगा आपका जवाब सी सही है। 4 भाग हैं और 27 क्या है इसमें अध्याय। आगे आ जाइए। 50 तक की अपन ने बात कर ली है और 50 तक के अपन ने मैनेजमेंट के जो प्रश्न थे 12-13 वो कंप्लीट कर लिए। अब अपने साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। अभी प्रेरणा टॉपिक था आपके, तो अभी प्रेरणा तो एनईपी 2020 तो मैनेजमेंट में था और अभी प्रेरणा साइकोलॉजी में था। तो पहला प्रश्न खूब बार आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सब जानते हैं इसके बारे में कि किसने अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ, गोल्डन हाईवे ऑफ लर्निंग, सीखने का स्वर्ण पथ या सीखने का राजमार्ग, अभिप्रेरणा को किसने कहा? तो आप सब जानते हो, बताइए आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा? भैया तो बहुत फेमस कथन है, बिल्कुल सही है, बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ या राजमार्ग कहा, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो व्यक्ति को आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है। आगे चलिएगा। दूसरा प्रश्न, 2 कथन दिए। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को केवल किसी पुरस्कार, रिवार्ड या बाहरी दंड से बचने के लिए करता है, या तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करता है या दंड से बचने के लिए करता है, तो कार्य में उसकी रुचि कम हो सकती है। बिल्कुल। फिर लिखा है कि बाह्य अभिप्रेरणा अक्सर आंतरिक अभिप्रेरणा को कम कर देती है, जिसे अति औचित्य प्रभाव कहा जाता है। कोष्टक में लिखा है कार्य को आनंद के लिए करने की इच्छा। तो देखो, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न है। तो पहले में जो बात कही है कथन 1 और कारण 2 लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को केवल किसी पुरस्कार या दंड से बचने के लिए करता है तो उसमें उसकी रुचि ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि वो बाह्य अभिप्रेरक से प्रभावित होकर इस प्रकार का काम कर रहा है। नीचे लिखा है क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा क्या करती है? आंतरिक अभिप्रेरणा को कम कर देती है। बिल्कुल कर देती है। अगर अपनी मन की इच्छा से अपन कोई काम करते हैं तो उसमें अपन ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ज्यादा यानी पूरी कोशिश के साथ में काम करते हैं। तो बाह्य प्रेरणा अक्सर आंतरिक अभिप्रेरणा को कम कर देती है, जिसे अति औचित्य प्रभाव कहा जाता है और सैटिस्फैक्शन इफेक्ट कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ए और 2 दोनों सही हैं। ए और 2 दोनों सत्य हैं। 2 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा कहता है कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं, लेकिन 2 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, और बाकी 1 को गलत और दूसरे को सही, पहले को असत्य और दूसरे को सत्य बताया जा रहा है। तो बताओ आपके अनुसार कौन सा होगा? दोनों सही भी हैं और दोनों का जो कार्य कारण संबंध है वो भी एकदम एग्जैक्ट सही है। उत्तर हो जाएगा ए। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभिप्रेरणा के संबंध में नहीं है?
यानी अभिप्रेरित व्यक्ति की विशेषताएं दे रखी है यहाँ पर। मोटिवेशन क्या है इसके बारे में कुछ कथन है। पहला, अभिप्रेरणा व्यवहार को अधिक प्रबल एवं सक्रिय बनाती है, यानी आदमी के अंदर ज्यादा उसका व्यवहार होता है ना, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। दूसरा, अभिप्रेरणा व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करती है, व्यवहार को कंट्रोल भी करती है और गाइड भी करती है। ठीक है। तीसरा लिखा, अभिप्रेरणा अभिरुचि और अवदान में सहायक है। जब आदमी मोटिवेट होता है तो उसका इंटरेस्ट और ध्यान बढ़ता है, ये भी बात ठीक ठाक है। डी में देखिए, अभिप्रेरणा केवल जन्मजात होती है, अर्जित नहीं। तो अब 4 कथन है, आप में से गलत कथन को चुनना है, कौन सा सही नहीं है, संबंध में नहीं है। तो देखो, अभिप्रेरणा आदमी के व्यवहार को अधिक प्रबल और सक्रिय बनाती है, बिल्कुल एक्टिव कर देती है। मोटिवेट आदमी ज्यादा एक्टिव होता है। अभिप्रेरणा व्यवहार को नियंत्रित भी करती है और निर्देशित भी करती है। ठीक है। मोटिवेशन आदमी को कंट्रोल्ड करती है, क्योंकि लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार है, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, इधर उधर नहीं जाता है। अभिप्रेरणा अभिरुचि, बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट जो होता है ना वो बढ़ जाता है, और अवधान, अवधान है वो भी बढ़ता है। ठीक है, अटेंशन भी बढ़ती है। अभिप्रेरणा केवल जन्मजात होती है, ये बात गलत है, इसका जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि अभिप्रेरकों के प्रकार आपने पढ़े हैं, थॉमसन, अब्राहम मेस्लो, ठीक है, गैरियट, सब ने बताए हैं। अभिप्रेरक जन्मजात भी होते हैं और अर्जित भी होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे भूख प्यास वगैरह है, ठीक, भूख प्यास नींद है, ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरक है, जैविक अभिप्रेरक है, ये जन्म से ही होते हैं। लेकिन दंड, पुरस्कार, उपलब्धि, ठीक है ना, ये भाई ये समाज से मिलते हैं, प्रतिष्ठा, सम्मान, तो इनके लिए आदमी अर्जित भी करता है। तो दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए अभिप्रेरणा केवल जन्मजात ही नहीं बल्कि अर्जित प्रेरकों से भी होती है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न नंबर 62 देखिए, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में सही क्रम पूछा है। तो मोटिवेशन साइकिल के बारे में आपको बताना है। तो देखो, मोटिवेशन साइकिल तो आप सब जानते होंगे, एक सूत्र भी पढ़ा ना आपने, मोटिवेशनल MC, मोटिवेशनल साइकिल बराबर N+D+I, 3 चीज तो आती हैं, इसमें 2 बात और जोड़ी लास्ट में। तो आपके अनुसार देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपके अकॉर्डिंग सही जवाब कौन सा होगा भैया? अभिप्रेरणा, मैंने पिछली बार एक प्रश्न दिया था कि अभिप्रेरणा किसके बिना शुरू नहीं होती? अभिप्रेरणा आवश्यकता के बिना शुरू नहीं होती। आवश्यकता तो पहले सबसे पहला आएगा, तो आपके देख लीजिए आवश्यकता कौन कौन से में है, डी में है और ए में है। आवश्यकता के बाद में प्रणोद, प्रोत्साहन, यहां पहले प्रोत्साहन आ गया और यहां पर प्रणोद आ गया, यानी नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, तीनों सही है एकदम क्रम में। तो ये पहला है वो एकदम सही है। पहले आवश्यकता होगी, आवश्यकता से अंतर्नोद पैदा होगा, जैसे ही इंसेंटिव प्राप्त हो जाएगा जीव लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेगा और उसके जो तनाव था वो तनाव धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रॉपर जवाब है वो होगा इसमें ए। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न। अब्राहम मैस्लो द्वारा मानवीय पीड़ाओं को समझने के हेतु आधारभूत आवश्यकताओं में 5 वर्ग बताए हैं, कौन सा वर्ग मैस्लो द्वारा नहीं दिया गया है? तो देखो भैया, मैस्लो ने जो 5 आवश्यकता पदानुक्रम बताया कि एक निश्चित क्रम में आवश्यकताओं का एक क्रम होता है, वो क्रम क्या है? सबसे पहले दैहिक या शारीरिक होती है, उसके बाद में सुरक्षात्मक होती है, ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर के ऊपर आ जाएंगी आपकी, सामाजिक हो जाएंगी। 1 मिनट, तीन नंबर पर आ गई आपकी सामाजिक, चौथे में आ गई सम्मान, आत्मसम्मान, और 5वें में आ गई आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि, तो यहां आत्मसिद्धि के लिए तो आत्म यथार्थ आ गया और आत्मसम्मान के लिए उपलब्धि आ गई, ठीक है, सुरक्षा वाली आई गई, शारीरिक का उल्लेख नहीं है। एक यहां पर दिया संबद्धता और प्यार। अब संबद्धता और प्यार है तो सही, लेकिन संबद्धता और प्यार तो किससे संबंधित है? सामाजिकता से संबंधित है। तो इसके लिए इस प्रकार का शब्द नहीं है। 5 जो ग्रुप बताए हैं उसमें पहला ये बताया शारीरिक, दूसरा सुरक्षा संबंधी, तीसरी सामाजिक, चौथा आत्मसम्मान संबंधी, और 5वीं जो है वो आत्मसिद्धि या आत्म यथार्थ से संबंधित। तो 5 प्रकार का जो ग्रुप बताया हो उसमें डी है वो गलत है, बाकी तीनों हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। इसके बाद में 66 के बाद में अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं।
गुणोत्तर प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्यों को अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा मैकलेलैंड का कथन है, आप सब जानते ही हो। उपलब्धि प्रेरणा है एटकिंसन और मैकलेलैंड ने प्रेजेंट करी थी। क्या कह रहे हैं कि उपलब्धि प्रेरणा वाले व्यक्ति हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्यों को चुनते हैं। और दूसरा कारण लिखा, चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में उनकी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने और आंतरिक संतोष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले आदमी ज्यादातर जोखिम भरे कामों को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के काम करने से उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है और अपनी एबिलिटी है उसको ज्यादा इंप्रूव करने का मौका भी मिलता है। इसलिए कथन 1 और B दोनों सही हैं और व्याख्या भी इसकी एकदम सही कर रहा है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं और 2 1 की सही व्याख्या करता है। उत्तर हो जाएगा इसका A। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आवश्यकताओं का स्तर और आवश्यकताओं की प्रकृति। तो आप देखिए इसको मिलान करने वाला प्रश्न है। वो यह अब्राहम मैस्लो की 5 आवश्यकताएं हैं, उनसे संबंधित है। आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकताओं का मिलान कर दीजिए 2 से। निरंतर और कभी न खत्म होने वाली जो नीड होती हैं वो आत्मसिद्धि में आती हैं। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान में आ जाएगा बाहरी मान्यता और सम्मान की इच्छा, 2 1 आ जाएगा बी में। सी है सामाजिक आवश्यकताएं, प्यार और सम्मिलित होने की भावना, ये इसमें आ जाएगा। और शारीरिक भूख व प्यास जो है, प्यास को संतुष्टि करने वाली जो 3 नंबर की बात है वो आ जाएगी शारीरिक में। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन है उसको अपन चुन लेते हैं। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन बैठ रहा है इसके अनुसार? सही ऑप्शन बैठ रहा है आपका, देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3, उत्तर हो गया बी। बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे आ जाइए, किसी कार्य को आरंभ करने जारी रखने की वह प्रक्रिया जो व्यवहार को लक्ष्य उन्मुखी बनाती है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा, कहते हैं भैया लक्ष्य उन्मुखी। किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए और उसको लक्ष्य तक ले जाने के लिए जो प्रेरणा मिलती है अपने को, उसी को अपन मोटिवेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस है जो हमें लक्ष्य उन्मुखी बनाती है। अगली बात, एक छात्र को केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी है। अंक प्राप्त करने के लिए मन से नहीं कर रहा है, खाली नंबर बढ़िया लाने हैं बस, इसके लिए पढ़ रहा है। तो अपन सब जानते हैं कि बाह्य कारक हो गया। इस प्रकार की अभिप्रेरणा को अपन कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, आगे आ जाइए। एक व्यक्ति किसी विषय में केवल इसलिए अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, क्योंकि उस विषय में उसकी गहरी रुचि है और वह ज्ञान प्राप्त करने में क्या करता है, आनंद की अनुभूति, आंतरिक आनंद मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए कर रहा है। ये किस प्रकार की प्रेरणा है? तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा को अपन कहेंगे डी, आंतरिक अभिप्रेरणा। सीधा सीधा प्रश्न है। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न है 78 नंबर। कक्षा में विद्यार्थियों के अच्छे अंक प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और छोटे पुरस्कारों का उपयोग शिक्षक किस तकनीक का उदाहरण है? तो ये देखो एक तरह का सकारात्मक पुनर्बलन है। जब अपन बच्चे को प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, शाबाश, वेरी गुड, इस प्रकार की बात करते हैं या छोटा मोटा पुरस्कार देते हैं तो ये सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण बन जाता है। 78 में सी सही है। और इसके बाद में आ जाइए 79। विद्यार्थियों को अभिवृद्ध करने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक तकनीक कौन सी है? देखिए भैया, विषय वस्तु को विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, मोटिवेट करना है। तो दूसरा, पुरस्कार केवल सबसे तेज विद्यार्थी को देना चाहिए, वो तो देते आए हैं, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। कक्षा में हमेशा चुप्पी बनाए रखनी चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। बहुत कठिन और अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, नहीं है, ये गलत है। तो देखो, अगर वास्तव में बच्चों को क्लास में मोटिवेट करना है तो टीचर जो विषय वस्तु है ना, देखो सीखने के लिए अगर अभिप्रेरित करना है ना बच्चे को, तो अपने को उनसे जीवन से जुड़ी हुई बातें अगर ज्यादा से ज्यादा बतानी चाहिए, क्योंकि उसमें वो ज्यादा रुचि लेगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा एक, विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए विषय वस्तु को। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाइए। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार डेविड मैकलेलैंड के उपलब्धि की आवश्यकता वाले व्यक्ति, उपलब्धि अभिप्रेरणा वाला जो व्यक्ति होता है उसकी खास विशेषता क्या है? देखो, अपन ने ये तो पढ़ा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति है ना, वो चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहते हैं। उनको चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में, अपने आप को प्रूव करने में आनंद की अनुभूति होती है, संतोष प्राप्त होता है। तो इसमें विशेषता पूछिए कि उपलब्धि अभिप्रेरणा वाला व्यक्ति है, उसकी खास बात क्या है? पहला, दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है उसके अंदर, वो अपने आप को प्रूव करता है, दूसरों को कंट्रोल करने का काम नहीं करता, इसलिए गलत है।
उच्च सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने को ध्यान केंद्रित करता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति हैं, उनका उच्च सामाजिक जुड़ाव से कोई संबंध नहीं है। वो अपनी उपलब्धियों को अधिकतम प्राप्त करने की और चुनौतीपूर्ण कार्यों को संपन्न करने की क्षमता में विश्वास रखते हैं, इसलिए यह भी गलत बात है। अपने कार्य पर तत्काल और स्पष्ट प्रतिक्रिया की तलाश करना। और लास्ट लिखा, अपने कार्य के लिए कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी न लेना। नहीं, जिम्मेदारी तो लेते हैं अपने काम की, तो ये भी गलत है। अपने कार्य पर तत्काल और स्पष्ट प्रतिक्रिया यानी फीडबैक लेना, ये खास बात है, सी होगा इसका जवाब। डेविड मैकलेंड के अनुसार, एटकिंसन के अनुसार, जो व्यक्ति उपलब्धि और प्रेरणा से प्रभावित होते हैं वो व्यक्ति कोई भी काम करते हैं ना तो उस काम का तत्काल फीडबैक चाहते हैं कि मैंने जो काम किया उसका रिजल्ट क्या रहा, तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए। इस प्रकार की इच्छा होती है, तत्काल फीडबैक पर ध्यान देते हैं वो लोग कि मैंने जो किया वो बेहतर था या नहीं था, इस बात की जांच करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि 80 क्वेश्चन के साथ में अपने साइकोलॉजी संबंधी प्रश्न भी कंप्लीट हुए। और इस प्रकार से आज थोड़ा समय का अभाव होने के कारण, क्योंकि शादी समारोह वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी ही अपन ने इसको सोल्व करने की कोशिश करी है। फिर भी मैंने आपको 25 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन है वो करवा दिया है। बाकी आगे की क्लासें कंटिन्यू रहेगी और आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आगे का प्रश्न जो पेपर है वो भी आपको सोल्व कराया जाएगा और मैं सोचता हूं कि आपका रिजल्ट है, आपके अंक हैं वो बहुत बढ़िया आ रहे होंगे। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए लगातार टेस्ट में बने रहिए और लगातार फीडबैक लेके और अपनी कमियों को समय रहते सुधारिएगा। ठीक है, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्रयास एजुहब में आपका स्वागत। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन आपके मैं समय जाया नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 22 पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। तो वह आपके पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये वर्तमान में है और इसे 2019 ईस्वी में पुनः बनाया गया था। अच्छा, पहले केवल पधारो हमारा देश थी, 93 में इसकी शुरुआत हुई, तब आपके पधारो हमारा देश हुआ करती थी। 2008 में आपके ये कर दिया गया रंगीला राजस्थान। 2016 में इसे वापस से कर दिया गया जाने क्या दिख जाए, न जाने क्या दिख जाए, ये 2016 में किया गया। और 2019 में पुनः आपके कर दिया पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये टैगलाइन है, 1 नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान में रखना। फिर है 23 कि सर्किट को लेकर है, तो बिल्कुल सर्किट आप ध्यान में रखना कौन किस में आता है, जैसे ब्रज मेवात सर्किट, ठीक है, शेखावटी सर्किट, मरु सर्किट, मेरवाड़ सर्किट। अब इसमें ब्रज मेवात में बिल्कुल अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर आते हैं, बिल्कुल सही है कि अलवर, भरतपुर और क्या आते हैं बताओ, सवाईमाधोपुर आते हैं। शेखावटी सर्किट में आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं। मरु सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आते हैं। मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर आते हैं। तो यहाँ सी आंसर आपका बन जाएगा। और ये विशेष ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं एग्जाम में। वहीं क्वेश्चन नंबर 24 है कि गोडवार पर्यटन सर्किट के स्थलों का कवर करेगा। भाई कौन कौन से आ जाएंगे, जालोर, पाली, सिरोही, बीकानेर, यहाँ इनकी बात आ रही है। तो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा कि जालोर, पाली, सिरोही और चौथा आपके बीकानेर, तो यहाँ जालोर, पाली, सिरोही बन जाएगा, बी आंसर आपका होगा। ठीक है, बीकानेर तो आपके इसमें आता नहीं है, मरु सर्किट का हिस्सा है, ठीक है। और जालोर, पाली, सिरोही गोडवार सर्किट का हिस्सा है और यहाँ गोडवारी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बताओ, गोडवारी। तो गोडवारी भाषा बोले जाने के कारण इसे गोडवार सर्किट कहते हैं। बताओ कौन सा सर्किट कहते हैं, गोडवार सर्किट इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये आपके 24 हो गया। फिर है 25, तो ये अपना क्वेश्चन ये है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन है 26 नंबर का कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। भाई गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से है, तो ये केंद्र सरकार का पर्यटन सर्किट है और इसमें अपने जो जिले आते हैं, अपने जिलों की यदि हम बात करें तो इसमें अपना तो एक ही शहर इसमें आता है, जिले भी नहीं आते। इसमें आपके सम्मिलित है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के बाद में आपके आगरा, आगरा के बाद में इसमें आपके आ गया जयपुर आ गया। और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 21 भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा सम्मिलित है, 21। इसी में कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी सम्मिलित है। कि पूछ लिया जाए बताओ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है, तो कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
अब स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। कौन से पर्यटन सर्किट का बताओ? स्वर्णिम त्रिकोण का। तो यहां पर आपके आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर आप बात करें तो 27 की बात करते हैं कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? बड़ा सरल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब तो 24 वाली बन चुकी है। तो आपके राजस्थान पर्यटन नीति 2020 जो है ये आपके लागू की गई 9 सितंबर 2020 को। तो यहां आंसर आपका एक नंबर आंसर बन जाएगा। अच्छा, राजस्थान में पहली पर्यटन नीति कब बनी? तो पहली पर्यटन नीति राजस्थान में 2001 ईस्वी में बनी। ये आप ध्यान में रखना कि कब बनी बताओ? 2001 ईस्वी में बनी। ठीक है, पहली पर्यटन नीति। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 है। तो 28 की यदि हम बात करें तो सुमेलित कीजिएगा पर्यटन सेवाएं और वर्ड्स। रेल परिवहन सेवाएं, सिंपल सिंपल सी बातें। अब आया आपके जैसे हेरिटेज ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस, विलेज ऑन व्हील्स, इनकी हम बात करें तो 28वें नंबर में हम यदि देखें कि भैया हेरिटेज ऑन व्हील्स कब चला, तो ये आपके चला 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स तो जनवरी 2009 में। रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस 94-95 में। विलेज ऑन व्हील्स आपके 2004 में। तो यहाँ सी विकल्प आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न आपको दिया है। फिर इसके बाद में 29 के राजस्थान का प्रथम रोपवे किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो ये आपके प्रथम जो रोपवे है हमारे यहाँ पर 2006 में शुरू किया गया था। कि प्रथम जो रोपवे है वो कब शुरू किया गया? 2006 में। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 6 से 1 ही निकलता है कि 20 दिसंबर 2006 को शुरू किया गया। और ये राजस्थान का पहला और सबसे लंबा रोपवे है और इसकी लंबाई 800 मीटर है। कि कितने मीटर लंबाई है? 800 मीटर सुंधा माता रोपवे की। ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद में क्वेश्चन है 30 तो अपने उसका नहीं है, 31 है कि आरटीडीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि आरटीडीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो मोहम्मद यूनिस समिति, कांता ठाकुर समिति, शंकर राव देव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। तो ऐसा तो मैंने भी आपको नहीं बताया था, लेकिन ध्यान में रखना इसका सही आंसर कांता ठाकुर समिति होगा। उल्लेख जरूर किया लेकिन ये कभी नहीं बताया कि भाई आपके आरटीडीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। तो ये नई जानकारी आपको पेपर से मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा होटल राजस्थान के प्रथम हेरिटेज होटल के बार की सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, कि उसमें शामिल नहीं है। लालगढ़ पैलेस, शिव निवास पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस, सामोद पैलेस की कौन सा आपके हेरिटेज होटल की सूची में नहीं है? और हेरिटेज होटल योजना 91 में चली थी और पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन को बनाया गया। तो 32 का सही आंसर होगा सी, उम्मेद भवन पैलेस आपके हेरिटेज होटल नीति का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सब है, लालगढ़ पैलेस है, शिव निवास पैलेस है, सामोद पैलेस है, सब हेरिटेज में आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 33 कि हसन खां मेवाती पैनोरमा कहाँ स्थित है? तिजारा, अलवर, भरतपुर, कामा। तो हसन खां मेवाती तो आप सब जानते हो कि इनका कहाँ है पैनोरमा 33 नंबर का। तो इसका सही आंसर आपके अलवर होगा। ठीक है, और अली बख्शी उनका जो पैनोरमा है वो तिजारा जिले में आता है आजकल। तो यहां पर अलवर हो जाएगा हसन खां मेवाती का। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके आता है 35 आता है कि बैलून सफारी किस स्थान के पर्यटक से संबंधित है? जयपुर, बूंदी, पुष्कर, कोटा, कहाँ की बैलून सफारी प्रसिद्ध है? तो बैलून जो सफारी प्रसिद्ध है वो आपके बूंदी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है जयपुर में नहीं होती, जयपुर में भी करवाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो आपके बूंदी की है। और पहाड़ियों पर वहाँ पे स्पॉट बना रखे हैं और बैलून को, हीलियम गैस के बैलून होते हैं उनसे छोड़ देते हैं और उसमें यात्री जाते हैं, उनके साथ इंस्ट्रक्टर भी जाता है। ऐसी बात नहीं है इंस्ट्रक्टर नहीं जाता। तो बैलून सफारी भी आपके प्रसिद्ध है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 36 कि शेखावटी महोत्सव सामान्यतः किस माह में आयोजित होता है? तो शेखावटी महोत्सव सभी जानते हो कि शेखावटी महोत्सव आपके फरवरी में आयोजित होता है और इसलिए भी चर्चा में रहा। देखो भैया, इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि शेखावटी महोत्सव लक्ष्मणगढ़ में आयोजित होने लग गया था। हमारी जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री होते थे, प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, और तो वहां आयोजित हुआ। फरवरी 2024 में पुनः आपके सीकर में आयोजित किया गया और ये फरवरी के माह में होता है। इसके बाद में 37
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अब यहाँ पे आपके ये स्थान दे ही रखे हैं, सभी आप इनको जानते हो कि देलवाड़ा कहाँ है, आबू पर्वत। नाकोड़ा नाकोड़ा कहाँ है, तो नाकोड़ा है बालोतरा। रामेश्वर धाम कहाँ है, सवाईमाधोपुर। और त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है, बांसवाड़ा। 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जो आपका विकल्प बनेगा 3 1 4 2 कि 3 1 4 2 बनेगा, ए आंसर इसका बन जाएगा 37 का। फिर है 39। तो 39 की यदि हम बात करें कि राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब जारी की गई, तो पहली पर्यटन नीति मैंने अभी बताई थी कि 27 सितंबर 2001 को जारी की गई थी। और 27 सितंबर को आप जानते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। इतना आप ध्यान में रखना। इसके बाद में क्वेश्चन जो है आपके 40वें नंबर का क्वेश्चन है, और वह के सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। इनमें भी आपके सिंपल सी बातें हैं कि मीरा मंदिर कहाँ है, तो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। 2 नंबर हो जाएगा, सी में 2। ठीक है, इसके बाद में आपके आ गया साहब आहार म्यूजियम कहाँ है, तो आहार म्यूजियम सब जानते हैं, आहार म्यूजियम बड़ा प्रसिद्ध है और इसे आहड़ म्यूजियम भी कह देते हैं, और ये उदयपुर में है। गैटोर कहाँ है, तो गैटोर की छतरी जयपुर में है। अच्छा, कर्ण महल कहाँ है, तो कर्ण महल आपके बीकानेर में है। तो इसका सी आंसर बन जाएगा कि आपके कौन सा आंसर बन जाएगा, सी। 40वें क्वेश्चन का आंसर राजाओ सी होगा। मैडम जी सुन रहे हो ना कि क्या होगा, बताओ, सी होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 81। अब 81 की यदि हम बात करें तो 81 जो क्वेश्चन है इसका सही जो आंसर होगा कि सुगाली माता का पैनोरमा, बिल्कुल सुगाली माता का पैनोरमा बड़ा चर्चा में कि कहाँ स्थित है, देशनोक बीकानेर, आउवा पाली, पीपासा नागौर, खन्नाल नागौर। तो इसका सही आंसर है आउवा पाली, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं और मुझे उम्मीद है कि मैंने ठीक से आपको बताया है और आप इनको अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। नमस्कार, प्रयास एजू हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के कुछ शानदार प्रश्नों के बारे में। आपके पेपर में जो ये प्रश्न दिए गए थे अच्छे खासे बहुत स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं। इसमें आपको सुमेलित करने वाले, कथन निष्कर्ष वाले, सत्य कथन वाले, असत्य कथन वाले, मतलब हूबहू बोर्ड जिस प्रकार के पेपर सेट करता है उसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ताकि प्रयास की टेस्ट सीरीज या पेपर को देखने के बाद में, यहां अभ्यास करने के बाद में आपको परीक्षा हॉल में भी कुछ ज्यादा नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, हमने इस प्रकार के प्रश्नों की तो पहले से भी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। तो ग्रंथ पूछा गया है, तो ग्रंथ है कौन सा, पृथ्वीराज विजय। कौन सा है, पृथ्वीराज विजय, जिसके लेखक हैं जयानक भट्ट। कौन है, जयानक भट्ट इसके क्या है, लेखक है। फिर इसके बाद में है अगला प्रश्न, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र राजमती है। ठीक है, कौन है, राजमती है। और राजमती और इसमें विग्रहराज चतुर्थ का क्या बताया गया है, प्रेम बताया गया है। क्या बताया गया है, प्रेम बताया गया है इसमें, बिसल देव रासो। ठीक है, हाँ, कुछ लोग इंदुमती कर देते हैं, लेकिन नहीं, देवल देवी भी नहीं, राजमती होगा। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश किसने, सीताराम लालस। याद रखना, सीताराम लालस नहीं करता था आलस, इसलिए लिख दिए 2 लाख शब्द और शब्दों का बना शब्दकोश। क्या बना, शब्दों का शब्दकोश बन गया। फिर आगे चलो, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली काम में ली गई, हाड़ौती। कौन सी, हाड़ौती, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण खुद कहां के थे,
बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। राम सिंह के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि सूर्यमल मिश्र को माना जाता है नवजागरण के प्रथम कवि, क्योंकि इन्होंने 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों के बारे में खूब लिखा इन्होंने, और अंग्रेजों के अत्याचार पे भी लिखा, और अंग्रेजों का साथ देने वाले राजस्थान के लोगों की भी इन्होंने कटु आलोचना की थी। इसलिए नवजागरण के प्रथम कवि सूर्यमल मिश्र जी को माना जाता है, और ये हमारे राज्य कवि भी हैं। राजस्थान के क्या है? राज्य कवि है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना है। बांकीदास मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। और यहां ध्यान रखना, बांकीदास को मारवाड़ का बिरबल कहते हैं। मारवाड़ का बिरबल किसको कहते हैं? बांकीदास। किसको? बांकीदास। प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा फ्रॉम रोहिड़ा सिरोही, रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर है, वहां के निवासी थे ये। और राजस्थान के आधुनिक इतिहास के जन्मदाता या जनक इनको माना जाता है। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है, ठीक है। याद रखना, गूगल करते हैं तो चतुर्दशी आती है, लेकिन लगभग बहुत सारी ऑथेंटिक किताबों में ये त्रयोदशी को ही मानी गई है। गूगल पे चतुर्दशी आता है, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिक पेपर के अंदर त्रयोदशी करते हैं इसको। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को, मतलब दीपावली के अगले दिन, इसी दिन को कहते हैं अन्नकूट। इसी दिन मनाते हैं अन्नकूट महोत्सव। क्या मनाते हैं? अन्नकूट महोत्सव, जो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, और भीलों द्वारा इस दिन चावल लूटने की परंपरा है। कार्तिक शुक्ल एकम को मनाएंगे। आंसर की में थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर ए दिया है ना तो उसकी जगह आप बी कर लेना, ठीक है। कार्तिक शुक्ल एकम कर लेना। फिर आगे चलते हैं। दान पुण्य का विशेष महत्व कब है? मकर संक्रांति को। दान पुण्य कब करते हैं अपने? दान पुण्य का विशेष महत्व कब है? मकर संक्रांति के दिन है। गोविंद सिंह जी जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जी की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। मित्रों, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। क्या थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे ये। फिर इसके बाद में सुगंध दशमी जैन धर्म का है, और जैन धर्म का जो पर्व मनाते हैं पर्युषण, पर्युषण पर्व के छठे दिन, पर्युषण पर्व के छठे दिन क्या मनाते हैं? सुगंध दशमी मनाई जाती है। धूप सुगंध दशमी भी कहते हैं इसको, ठीक है। धूप मतलब क्या होता है? लकड़ियों से जब अपने ज्योति करते हैं तो उसको करते हैं धूप करना। क्या करना? धूप। सुगंधित पदार्थ होता है उसमें, उसको बोलते हैं धूप बत्ती करना। तो धूप सुगंध दशमी, इसमें धूप करते हैं। धूप मतलब धूप बत्ती आरती करते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पे पहना जाता है? लहरिये की ओढ़नी जो है वो है सावन तीज पर। सावणी तीज, कौन सी तीज? सावन की तीज पे पुरुष लहरिये की पगड़ी बांधते हैं, महिलाएं लहरिये की ओढ़नी ओढ़ती है। कौन सी विशेषता? हरियाली अमावस का त्योहार निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? सावन की अमावस्या को मनाते हैं, और इस दिन किसान खीर व क्या बनाते हैं? मालपुए। किसान खीर व मालपुए क्या करते हैं? बनाते हैं। खीर व क्या बनाते हैं इस दिन? मालपुए बनाते हैं। खीर व मालपुए बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है अशोकाष्टमी। भाई नवरात्रों में मनाएंगे, चैत्र शुक्ल अष्टमी में, जो 9 दिन के नवरात्र है उसमें अष्टमी के दिन अशोकाष्टमी, ठीक है, दुर्गा अष्टमी, केला देवी पूजा, ये सब होते हैं इस दिन।
ठीक है, नाग पंचमी, सावन कृष्ण पंचमी को, चेट्टी चंड चैत्र कृष्ण पंचमी को नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चेट्टी चंड मतलब झूलेलाल जी का जन्मदिन है, झूलेलाल जी का जन्म दिवस है। ये जो प्रोग्राम है ये सिंधी समाज का पर्व है, सिंधी समाज का क्या है, पर्व है। ये सुमेलित नहीं है। रक्षाबंधन सही है, बसंती नवरात्रा सही है, ये वाला एक सुमेलित इसमें नहीं है। आका तीज, वैशाख शुक्ल तीज को, बुद्ध पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। सत्य कथन है ना, बुद्ध पूर्णिमा याद रख लेना, वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का नाम है बुद्ध पूर्णिमा। कारण क्या है, बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को, और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्ति है, मृत्यु है, वो भी बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इस पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 मुख्य घटनाएं इसी दिन हुई थी। सुगाली माता का मंदिर आउवा है, कहां है आउवा, सुगाली माता। खुशहाल सिंह चंपावत की क्या है, कुल देवी है, और 1857 क्रांति की क्या मानी जाती है, देवी मानी जाती है। 10 सिर है और 54 हाथ है। देवी 1857 क्रांति की है, हाथ 54 है। हाथ कितने हैं, 54 है। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान में बुढ़ी तीज, बुढ़ी तीज मतलब भादवे वाली तीज, बड़ी है मतलब भादवे में आएगी, छोटी होती तो पहले सावन में आती। तो बड़ी है, बड़े वाली क्या है, काली है, तो काली है तो कृष्ण तीज। बड़ी तीज बुढ़ी तीज कब है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और इससे पहले आती है सावन तीज, सावन तीज, छोटी तीज सावन में, बड़ी भादवे में, ठीक है। तो बड़ी भादवे में, छोटी सावन में पहले आ जाएगी। याद रखना, बड़े वाली काली है तो छोटी वाली गोरी है, तो सावन तीज शुक्ल पक्ष में आएगी, ध्यान रखना। करवा चौथ मनाया जाता है कार्तिक कार्तिक कार्तिक। कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं। महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती है, और इसी दिन लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, उल्लू की क्या होती है, पूजा होती है। उल्लू की क्या होती है, पूजा होती है इस दिन, ठीक है। राजस्थान में गुड़ला मनाते हैं, मारवाड़ में गुड़ला कब मनाते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मारवाड़ में मनाया जाता है। इस दिन गुड़ला नृत्य भी करते हैं और गुड़ला गीत भी गाए जाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला। जन्माष्टमी मनाते हैं भाद्रपद में। भाद्रपद में कृष्ण जी के जन्माष्टमी, कृष्ण जी काले थे तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगले दिन मनाएंगे गोगा नवमी। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, पंचमी, ठीक है। पंच मारते सबसे पहले नाम आता है ओई माँ ना, माँ से माघ शुक्ल पंचमी, माँ मेरे पंच मारा किसी ने, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं ना, उसने मेरे पंच मारा, पंचमी, पंचमी नाम लेते नाम आता है माँ। माँ मतलब माघ शुक्ल पंचमी, ठीक है। महावीर, महावीर जयंती, महा 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 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं महावीर। और हा को इधर लाओ तो पलट जाएगा, ये डंडा आ गया। इसको इधर लाओ तो ये यूं हो जाएगा, तेरस। चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल, चैत्र चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाएंगे, ठीक है।
तरीका बता रहा हूं, आप कभी नहीं बोलोगे। 4 बांसुर ये अपने हिस्ट्री वाले गुरुजी का है, ये बता तो मैं ही सकता हूं, फिर भाई है ही हिस्ट्री का है तो अपने फिर नहीं इसको छेड़ेंगे नहीं। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग, प्रबंध चिंतामणि, चिंतामणि मैं मेरु तुंग, है ना। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की रचना है, मेरु तुंग की रचना है ये, ठीक है, रचना होगी। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात नैनसीरी ख्यात मानी जाती है। याद रखना, जिस ख्यात का नाम लंबा है वो ख्यात क्या है, सबसे पुरानी ख्यात है और ये सबसे विश्वसनीय ख्यात भी है। और इसकी रचना मुहणोत नैनसी ने की थी और नैनसी को मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अपने आज के प्रश्न क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप, हाँ, जानकारी डिटेल भी मैंने बताई है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। एग्जाम से पहले प्रयास परिवार के द्वारा आपको इतने प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न तो वो आ गए हैं एग्जाम में जो 50 बार कम से कम रिपीट करवाए जा चुके थे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, ठीक है। चिंता नहीं करनी है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो भी आप लोगों का पेपर हुआ था 3rd ग्रेड वाला, इसमें आपके पॉलिटिकल से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके सामने हैं, तो देखिएगा इसमें। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो प्रश्न है भी, इसमें कौन सा कथन गलत है, यानी आपको इसमें कथन गलत बताना है। तो देखिएगा, जैसे सबसे पहले अगर बात की जाती है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद तो देखिएगा कि राज्य के महाधिवक्ता, अगर महाधिवक्ता को अगर क्या कहते हैं अपने इंग्लिश में भी, एजी, यानी एडवोकेट जनरल। अभी जो एडवोकेट जनरल की अगर बात की जाती है, भाई इसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस के द्वारा नहीं होती है बल्कि गवर्नर के द्वारा होती है, यानी राज्यपाल के द्वारा होती है। तो कहने का मतलब अब आपके सामने जी कथन पहला ही गलत है और उसने पूछा क्या है, कौन सा है, तो इसके सामने कथन आपका गलत यही हो गया। लेकिन बाकी इसकी बातें क्या है, सारी सही हैं। जैसे महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार के विधिक मामलों में सलाह दे, बिल्कुल सही है, विधिक यानी कानून। और महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत होता है, राज्यपाल के प्रसाद। तो कहने का मतलब कथन ये भी सही है, ये भी सही है, गलत आपके सामने ये हो गया भी। अब नेक्स्ट अगर बात की जाती है, हाँ भी, अब उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो देखिएगा, जो अपने राजस्थान का हाई कोर्ट है, तो इसको अपने 2 भागों में अगर बात करते हैं, एक तो इसमें आता है भी जोधपुर पीठ, दूसरा इसमें आता है जयपुर पीठ। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है भी जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो देखिएगा, इसमें आपके सामने भीलवाड़ा नहीं आता है भी। तो देखिएगा, ये जो अजमेर संभाग है, मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं, अजमेर संभाग के 6 जिले तो कहां आते हैं, जोधपुर पीठ में। और 6 में से 3 जिले कहां आते हैं, जोधपुर पीठ में, और 3 कहां आते हैं, जयपुर पीठ में। तो उनमें बात पूछी क्या है कि भीलवाड़ा ये किस में आता है, जोधपुर पीठ में आता है, न कि जयपुर पीठ में आता है, ये ध्यान रखना। हाँ, 12 इसमें आता है, अलवर इसमें आता है, और प्रॉपर अजमेर भी किस में आता है, जयपुर में आता है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे अगर मान ले पूछे इसमें भी कि अजमेर आते कौन कौन से हैं,
तो अजमेर आपके सामने है, टोंक इसमें है, और उसके बाद भी अगर बात करें ब्यावर, तो ये 3 इसमें आते हैं। और 3 इसमें बात करें उसमें अजमेर संभाग के, इसमें बात करें भीलवाड़ा है, मेड़ता है। तो देखिएगा मेड़ता यानी नागौर, कि नागौर में जिला न्यायालय नहीं है, बल्कि कहां है, ये आपको ध्यान रखना, मेड़ता में है। तो ये आपके सामने यहां हो गया। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अब आता है राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति नहीं रहे। तो देखिएगा अब इसमें नहीं रहे पूछा है, तो आपके सामने देखिएगा राजेश वालिया है, प्रकाश टांटिया है और नगेंद्र कुमार जैन है। तो इसका मतलब ये नहीं है, एन माथुर नहीं रहा है, बाकी रहे हैं। ये आपको देखिए थोड़ा सा मानते हैं भी, लेवल को देखते हुए क्वेश्चन भी हार्ड है, लेकिन फिर भी क्या है कि अपने थोड़ा बहुत अपने इन चीजों को लिस्ट अवश्य देखते हैं, तो लिखने से अपने आपके सामने आ जाएगा ये। अब उसके बाद भी नेक्स्ट अगर बात की जाती है भी, हां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब देखिएगा कि संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा गलत है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा गलत है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा गलत है। तो इसमें क्या ऑप्शन बच गया अभी कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये आपको ध्यान रखना। और देखिए मोटी सी बात ये ध्यान रखिए, चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये आपको ध्यान रखना भी। अगला देखिएगा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन कहां से दी जाती है। तो देखिएगा भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से, या भारत की आकस्मिक निधि से। अब यहां देखिएगा पेंशन की अगर बात की जाती है, देखिए एक तो इसमें आपके सामने आ गया पेंशन, एक आपके सामने इसमें आ गया वेतन। अगर वेतन की बात की जाती है तो वो तो आता है भी राज्य की संचित निधि से आता है, लेकिन पेंशन की अगर बात की जाती है तो भारत की संचित निधि है। तो ये तीनों को ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये ऐसा क्यों है, देखिए आपने ऐसा पढ़ा है सुना है भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में होती है। तो ऐसी स्थिति में तो पेंशन की समस्या आती है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए भी बात करें भी, अभी राजस्थान के चीफ जस्टिस जो सेवानिवृत्त हुए हैं के श्री राम, ये व्यक्ति कहां से ट्रांसफर होके आया है, ये मद्रास उच्च न्यायालय से ट्रांसफर होके आया है। तो ऐसी स्थिति में ये सेवानिवृत्त कहां से हो गया, राजस्थान से। तो बड़ी समस्याएं आती हैं, तो पेंशन कौन दे। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रावधान क्या है भी, पेंशन का भारत की संचित निधि से है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने या कार्य करने के रूप में। तो देखिएगा आप याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 224 अपर यानी कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो कहने का मतलब ये किसमें आपके सामने आता है भी, ये अनुच्छेद 224। अगर आपने इसमें 24 और आगे 24A है तो ये आपके सामने इसका आंसर क्या हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, तो कहने का मतलब क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अधिकतम कितने समय के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए होती है भी। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन बात करें, हाँ भी, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति की परीक्षण करती है। अब देखिए इसमें क्या बोला भी, आपको बताया था कि उच्च न्यायालय मुख्यतः इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इसमें से पूछा उसने क्या है भी। तो देखिएगा इसमें निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ की बात करें भी, कि कार्यपद्धति का परीक्षण कर सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उत्प्रेषण भी,
यानी बोला भी किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके सारे पहलुओं की क्या करना, जांच भी। तो ये इसके अंदर ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा संसद के पास में होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा भी। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली का प्रारंभ 1993 में हुआ था भी, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में कोलेजियम पत्ते का गठन किया गया था, जिसमें भी 4+1 क्या होते हैं, 5 न्यायाधीश होते हैं, ये है भी। अब आता है निम्न में कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा से कौन सी जुड़ी है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जुड़ी है। एक तो इसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो या जीवन की सुरक्षा हो तो कौन सी आती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आती है भी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति तो 165 में है, इसने पूछा क्या है, वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कार्यवाही में भाग लेने की अगर बात आती है 177, तो यानी महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। अगर वोटिंग होती है तो वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ये प्रावधान कहां है, अनुच्छेद 177 में है भी। अब उसके बाद में महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय, अभी जो मैंने अभी पहले आपसे बताया भी कौन से अनुच्छेद में है, कि महाधिवक्ता के उल्लेख की अगर बात की जाती है तो आपके सामने कौन सा अनुच्छेद हो गया, 165, अभी जो पिछला आपने पढ़ा था। नेक्स्ट अगर बात की जाती है भी निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, तो ध्यान रखिएगा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानूनी सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी। ये किसके बारे में पूछ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कौन आ जाएगा, महाधिवक्ता भी। राज्य महाधिवक्ता का पद है एक संवैधानिक है, जो सीधी सी बात है, 165 में इसका उल्लेख है तो क्या हो गया, ये आपका संवैधानिक है भी। अब महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, अभी आप इसमें पहले क्वेश्चन में भी आया था, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है महाधिवक्ता के वेतन में भत्तों का निर्धारण कौन करता है, वो राज्यपाल के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान में रखना भी। यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि राज्य विधानमंडल नहीं, बल्कि किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है भी। अब राजस्थान के एडवोकेट जनरल के कार्यकाल की मुख्य पीठ कहां है और कब स्थापित की गई, तो देखिएगा जिस प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है और उसकी शाखा जयपुर में है, तो वो सेम यहां है। इसने पूछा भी एडवोकेट जनरल का कार्यालय उसमें मुख्य पीठ कहां, तो मुख्य पीठ आपके सामने जोधपुर में, और स्थापना हुई थी 1956 में, तो ये आपका आंसर हो गया इसमें डीवी जोधपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में अगर बात की जाती है भी राजस्थान के एडवोकेट जनरल विधिक सलाहकार हैं, ठीक है, किसके, देखिएगा ये राज्य सरकार का अभी आपसे कहा था, यानी ये जो व्यक्ति है राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, कौन, एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी, तो देखिएगा जयपुर में इसकी आदेश की अगर बात होती है वो 1976 दिसंबर 1976 में राष्ट्रपति ने इसके आदेश जारी कर दिए थे, और कार्य करना इसने 1977 में प्रारंभ किया था, लेकिन यहां आदेश आपके यहां हो गए थे, तो ये देखिएगा अगर ऑप्शन में बाय चांस आपके क्या 66 नहीं आंसर होता है तो क्या होता है 77, तो यहां इसने कार्य करना शुरू हुआ था, यहां इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई उद्घाटन किसने किया था, ये संभाजी शिवाजी शिंदे ने किया था, ये देश की बात करें इसमें भी, ठीक है, यानी संभाजी शिवाजी शिंदे ये राजस्थान का क्या रहा है, चीफ जस्टिस रहा है, और ये व्यक्ति बाकायदा कहां से, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय से, यानी उसमें से ट्रांसफर होकर राजस्थान में आया था, और इस व्यक्ति का राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में दूसरा सबसे कम कार्यकाल है, ये लीजिएगा भी। अब आता है राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां है, अब यहां न्यायिक अकादमी की अगर बात की जाती है तो वो अपने जोधपुर में है, ये लीजिए, तो ये लीजिएगा भी
कि पॉलिटिकल से संबंधित आपके पेपर में ये प्रश्न थे, और मैं आशा ये करता हूं भी आप सभी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, अभी तो ये लीजिएगा पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन। थैंक यू साथियों नमस्कार, मैं जय चौधरी प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज जो हमारा टेस्ट हुआ था उसके संदर्भ में राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जनरली जो क्वेश्चंस थे कछवा राजवंश से संबंधित थे। आमेर के कछवा शासकों से क्वेश्चन जो पूछे गए थे बहुत इजी और आपको सारे करवाए हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। तो आपको देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि कलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए 1857 के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस शासक ने की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने और सवाई प्रताप सिंह ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए आप जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा सवाई राम सिंह सेकंड। क्या होगा? सवाई राम सिंह सेकंड ने कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना 1857 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अकबर के संरक्षण में मानसिंह के द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? तो बात यहाँ मानसिंह की हो रही है। तो मानसिंह आमेर के कछवा शासक थे जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर ने इसको फरजंद की उपाधि दी थी। 1562 से ये हरकाबाई के अकबर के संग विवाह जब हुआ उस दौरान ये मुगलों के मनसबदार के रूप में रहे और जीवन पर्यंत तक रहे। तो इनका जो पहला सैन्य अभियान था वो रणथंबोर के साथ था। किसके था? रणथंबोर का शासक सुरजनहाड़ा को 1569 के अंदर अपने पिता भगवान दास के साथ में पराजित किया जाता है। जबकि महाराणा प्रताप के साथ में हल्दी घाटी का बैटल लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मुख्य सेनापति के रूप में अकबर का मानसिंह ही हुआ करता था जो 1576 में हुआ। जबकि केदार जो है बंगाल का शासक था। बंगाल अभियान के दौरान 1594 में जब बंगाल का इसको मानसिंह को क्या बनाया गया था? गवर्नर। उस दौरान केदार को हराया और वहां से एक मूर्ति लाई गई जो आमेर महलों में शिला माता के रूप में स्थापित करवाई। जबकि रामचंद्र देव जो था उड़ीसा का शासक था, इसी को 1592 के अंदर पराजित किया गया। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसमें है मेवाड़ का राज सिंह, मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, आमेर का मानसिंह। तो आमेर का जो मानसिंह है कौन? आमेर का जो मानसिंह है उन्हीं के द्वारा इन विद्वानों को शरण दिया गया था। और अन्य विद्वानों की आप बात करोगे तो पुंडरीक विठल कौन था? पुंडरीक विठल था जिनकी फेमस पुस्तक है रागमाला। कौन सी किताब है? रागमाला। तो इसका सही आंसर हो गया आमेर के मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयपुर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? प्रताप सिंह, जगत सिंह, राम सिंह एंड माधो सिंह। जल्दी से आंसर बताएं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये 2 अप्रैल 1818 के अंदर सहायक संधि करी थी, विशेष रूप से जो किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। और जयपुर की ओर से इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? आपका यह क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताइए कि इस संधि पर जयपुर की ओर से हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो इसका
हस्ताक्षर करने वाले ठाकुर बैरी सिंह नाथावत या बैरीसाल नाथावत। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्रपति शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला कौन शासक था? तो ये आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह थे। तो शिवाजी वर्सेस जय सिंह के मध्य पुरंदर के किले के अंदर ये संधि होती है। कौन सी डेट को हुई? 11 जून 1665 ईस्वी को। इसके अंदर कुछ शर्तें रखी जाती है कि शिवाजी की उपस्थिति में संधि संपन्न होगी और शिवाजी का जो पुत्र है कौन, संभाजी, वो औरंगजेब के दरबार में मुगल मनसबदार के रूप में उपस्थित होगा। दूसरी कंडीशन थी कि 23 बड़े दुर्ग जो है शिवाजी मुगलों को अर्थात औरंगजेब को भेंट करेगा। तीसरी कंडीशन थी यदि अहमदनगर और बीजापुर जैसे मुस्लिम जो दक्षिण के राज्य है यदि मुगलों पर आक्रमण करते हैं तो उस आक्रमण में औरंगजेब का सहयोग अहमदनगर और बीजापुर के विरुद्ध कौन करेगा? शिवाजी करेगा। इस प्रकार से ये संधि होती है और मराठावाड़ को पहली बार मुगलों के अधीन कर लिया गया, जिसको अपन पुरंदर की संधि के नाम से पढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर का कौन सा शासक स्वयं को संगीताचार्य मानते थे या संगीत में रुचि रखते थे? तो ये प्रताप सिंह जी थे। प्रताप सिंह संगीत के रुचि रखने वाले, खुद संगीत गाते थे और उस्ताद चांद खां, यही क्वेश्चन ध्यान रखना है, इनके संगीत क्या थे? गुरु थे, इनसे ये संगीत सीखते थे। इनके दरबार के अंदर 22 विद्वानों की क्या रहती थी? मंडली रहती थी, जिसको गंधर्व बाईसा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गंधर्व बाईसा। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रताप सिंह हो गया। नेक्स्ट देखिए, मानसिंह ने बिहार की सूबेदारी के दौरान सर्वप्रथम किसको पराजित किया था? तो ये पूर्णमल को पराजित किया था। आपको पता है कि मानसिंह को अकबर ने 3 प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था, जिसके अंदर सबसे पहले आप 1585 के अंदर काबुल के सूबेदारी के रूप में देखोगे। काबुल सफलता के बाद 87 के अंदर बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसी सूबेदारी के दौरान 1589 में सबसे पहले गिगनौर प्रदेश के पूर्णमल को पराजित किया। किसको? बिहार में एक जगह है गिगनौर, गिगनौर के पूर्णमल को पराजित किया जाता है। उसके बाद में आप देखोगे तो संग्राम सिंह को और रामचंद्र को पराजित किया उड़ीसा अभियान के दौरान 1592-93 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसके अंदर आपको पता है कि सवाई जयसिंह की 2 पत्नियों के 2 अलग अलग पुत्र थे। एक का नाम है ईश्वर सिंह और एक का नाम है माधो सिंह। हुआ ये था, आपने एक समझौता पढ़ा होगा, देवारी समझौता। देवारी समझौता 1708 के अंदर हुआ, जिसके अंदर सवाई जयसिंह और मारवाड़ शासक कौन, अजीत सिंह, दोनों अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए, मुगलों से राज्य प्राप्त करने के लिए मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड से संधि करेंगे। किससे करेंगे? अमर सिंह सेकंड से संधि करेंगे। तो उस दौरान क्या होता है, इस समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चांदनी का विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पर किया कि इसके होने वाली संतान
आमेर का उत्तराधिकारी होगी। तो इसका पुत्र हुआ माधो सिंह। देन अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज का विवाह कर लिया, किसको? सवाई जय सिंह से, और इससे बेटा हो गया कौन? ईश्वर सिंह। लेकिन राजा बनना चाहिए था माधो सिंह, लेकिन ईश्वर सिंह इससे पहले पैदा हो गया था, बड़ा पुत्र था। इसलिए 1743 में इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ सवाई जय सिंह मरने के बाद में, और ईश्वर सिंह विजय हुए और ईश्वर सिंह आगे 1743 से 1750 तक शासक बनते हैं। और इसी बीच में मराठों का सहयोग लेंगे माधो सिंह, और राजमहल के युद्ध के अंदर 1747 में ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य संघर्ष हुआ। इसमें माधो सिंह की हार हुई। लेकिन नेक्स्ट अगले ही साल 1748 में बैटल ऑफ बगरू के युद्ध के अंदर ईश्वर सिंह को माधो सिंह के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। कालांतर में 1750 में मराठों को टैक्स नहीं पे कर पाने के कारण इसने आत्महत्या कर ली सरगासूली से कूदकर। तो ये ईश्वरी सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के सामंतों द्वारा दिया जाने वाला जो गनीम मराठ टैक्स था, यो जनरली युद्ध के अवसर पर लिया जाता था। किसके अवसर पर लिया जाता था? युद्ध के अवसर पर। विवाह कर के रूप में जनरली आप चंवरी कर लेते हैं। मेवाड़ में गृह कर नहीं था, गृह कर बीकानेर के अंदर था। कहाँ पे था? बीकानेर के अंदर गृह कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस जयपुर के शासक का नाम बताइए जिसने सूरजमल जाट का नाम राजा के खिताब देने के लिए मुगल बादशाह से सिफारिश की थी। तो ये ईश्वरी सिंह थे। कौन थे? ईश्वरी सिंह ने मुगल सम्राट से राजा का खिताब देने के लिए सिफारिश की थी भरतपुर के जाट शासक सूरजमल को। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीकृत मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीकृत मुद्रा है? तो केंद्रीकृत जो मुद्रा है वो क्या है? केंद्रीकृत मुद्रा, जल्दी से आंसर बताए। बिटकॉइन जो है केंद्रीकृत मुद्रा है। क्या है? बिटकॉइन जो है केंद्रीकृत मुद्रा है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, महिपाल सर ने दिनांक 22 नवंबर 2025 को ऑनलाइन क्लास ली। उसी क्लास को श्रवण नामक विद्यार्थी ने 25 नवंबर 2025 को अपने घर पर बैठकर देखा। ये क्लास कौन से प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आती है? जल्दी से बताएं। तो ये विश्वकालीन शिक्षा आती है। किसके अंतर्गत आती है? विश्वकालीन शिक्षा के अंतर्गत आती है। बेंस कॉइन BNB किस वर्ष जारी किया था? आपको वर्ष पूछा गया है। तो ये 2017 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर कानूनी प्रतिफलों और सॉफ्टवेयरों का वितरण करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संकेत शब्द वाक्यांश स्लोगन चिन्ह के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। तो ये ट्रेडमार्क होते हैं। तो ये आज के हमारे हिस्ट्री और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे। थैंक यू।